नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, उससे अवगत कराते हैं क्या हो रहा है देश और दुनिया में, उसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भाई रूस यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता, तो ये गलतफहमी है। क्या हो रहा है चीन के भारत के रिश्तों के बीच में, उससे आप पर असर नहीं पड़ता, तो वो भी सोचना आपका गलत है। क्योंकि सारे मुद्दे कहीं ना कहीं अंततः आपसे ही जुड़े होते हैं। इस कार्यक्रम में हर वो पहलू आपके हित की बात रखते हुए हम आपको दिखाते हैं। आज कौन से मुद्दे हैं? उन मुद्दों में से सबसे पहले जिस मुद्दे की बात करेंगे वो है भारत चीन के बीच सीमा पर पिछले 4 साल से चल रहा तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। और 2 दिन पहले ही रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसका असर अब बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान आप देखिए, मैं कहूंगा रुकते हैं यहीं पे, कैमरा को रोकते हैं और आप ये देखिए, इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया था। और 4 दिन पहले हुए समझौते और मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं का डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। देपसांग और डेमचौक में स्थानीय कमांडर डिसएंगेजमेंट पर नजर रखे हुए हैं और इस बीच डेमचौक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5-5 टेंट हटा लिए गए हैं। यह बड़ी डेवलपमेंट है। यह प्रक्रिया सोचिए ये जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि सीमा पर सुरक्षा, शांति और आपसी भरोसा और सम्मान दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको चलिए वो भी सुनाते हैं। संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने। तो आप सोचिए, 4 साल बाद एलएसी पर शांति हुई है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, आप सोचिए, गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव को हल करने में मिली सफलता की सराहना की है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महीनों की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता का नतीजा है कि दोनों देशों ने पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई के अधिकार को फिर से शुरू करने के लिए आम सहमति बना ली है। आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी देखिए, फिर आपको सुनवाएंगे और स्क्रोल ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी सिखाएंगे। चलिए। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue, because sooner or later solutions will emerge. And I think there is no better place to highlight this power of dialogue than this platform of Chanakya Defense Dialogue. तो चलिए, आपने खबर को जाना और आपने प्रतिक्रिया भी देखी पीएम मोदी की और राजनाथ सिंह जी की, लेकिन अब आपको एलएसी लेकर चलते हैं।
यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर क्या बदलाव हुआ है वो आपको बता देते हैं। चलिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं और आपको बता दें कि एलएसी पर घटा है तनाव। डेमचौक 23 अक्टूबर चीन ने अपने 5 टेंट जो हैं वो हटा लिए हैं। ये आपको जो है खबर, आप इस लाइन से समझिए कि एलएसी पर तनाव घट चुका है। डेमचौक जो मेन क्षेत्र है वहां पर 23 अक्टूबर चीन ने अपने 5 टेंट हटा लिए हैं। ये सोचिए चीन के मन में बदलाव आ गया है जब मुलाकात हुई। तो एक मुलाकात क्या कुछ कर सकती है ये आपने देखा। अब आप देखिए एलएसी पर चलिए, ये देप्सांग है और करीब 12 घंटे मौजूद रहे डेमचौक में और फिर अब यहां से जो है टेंट जो है वो हटा लिए गए हैं। ये बदलाव है एलएसी पर। और क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। चलिए शी जिनपिंग के पास मैं चलता हूं, फिर बताता हूं आपको। 4 साल बाद एलएसी पर शांति हुई है। पीएम मोदी की रूस यात्रा के बाद ये सहमति बनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस की यात्रा जो हुई है उसमें ये जो प्रेम है या फिर सौहार्द है जो भारत और चीन के बीच में देखने को मिला है, उसका एक कारण व्लादिमीर पुतिन भी है, यानी कि रूस के सर्वोच्च लीडर। पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बनी है। अगर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बन जाती है तो आपसी झड़पें जो हैं वो खत्म हो जाती है, और आपसी झड़पें खत्म हो जाती हैं तो दोनों तरफ से सैनिक सुरक्षित रहते हैं। सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी आज की खबर आपको बताऊं तो डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। केवल बातें नहीं हुई हैं, एक्शन हुआ है और चीनी सैनिकों की टुकड़ी जो है वो पीछे हटी है। ये बेहतर बात है क्योंकि चीनी सैनिक अक्सर ऐसा करते थे, जो उनका नहीं था उस क्षेत्र में भी घुसने का, वो नाटक करते थे, कहते थे ये हमारा है। कई टेंट और अस्थायी ढांचे हटा लिए गए हैं। तो शांति चाहता है चीन, ऐसा पहली बार हुआ है। बदलाव आपको देखने को मिला है। ये है मोदी मैजिक, जहां विश्व पटल पर मोदी अटल हैं। एलएसी पर यह पहली बार आप सोचेंगे कि डिसएंगेजमेंट इस लेवल पर शुरू हुआ है, और यह सब कुछ हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद, और उसका असर जो है वो देखने को मिला था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज नई दिल्ली में आयोजित भारत और जर्मनी के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श यानी आईजीसी में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। स्कोल्ज ने, आप सोचिए, भाग्यनगर हाउस, जिसको हैदराबाद हाउस कहते हैं लोग, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट किया। सोचिए, हिंदी में पोस्ट किया और उसमें जर्मनी के चांसलर भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को स्कोल्ज ने पीएम मोदी के साथ मिलकर संबोधित भी किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस साझेदारी को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। भारत की कुशल मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया वो अद्भुत है, और जर्मनी ने कुशल भारतीयों के लिए हर साल मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला ले लिया है। तो जब मिलते हैं नेता, बड़े बड़े नेता, तो उसके बाद फैसला होता है, चांसलर मिलते हैं पीएम मोदी से, तो फैसला ये होता है कि भाई अब 90,000 जो भारतीय, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो वहां पर जा पाएंगे। आगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा आपको चलिए वो भी सुनाते हैं। इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी। 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं। इसलिए भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। साथियों, भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। हमारा मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो,
स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तो आपने देखा क्या भारत के जो रिश्ते हैं वो हर जगह बेहतर होते जा रहे हैं और यही मोदी डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। तो पनडुब्बी का आप ये सोचिए, जर्मन चांसलर का ये 3 दिवसीय भारत दौरा है और उसमें पनडुब्बी का ऑर्डर लेने भारत आए हैं जर्मन चांसलर। और भारत जर्मनी के रिश्ते यहाँ पर मजबूत हो गए। रिश्ता ऐसे मजबूत हो गए कि जहाँ पर 20,000 लोगों के लिए वहाँ पर वीज़ा की बात कही जाती थी, वहाँ जाने की बात की जाती थी, अब 90,000 लोगों के लिए वहाँ पर और अवसर जो भारतीयों के लिए खुल जाएंगे। तो हित जो है, जो फायदा जो है वो भारतीयों का ही यहाँ पर हो रहा है। और इसी को लेकर पीएम मोदी की भी जो टिप्पणी आपने देखी, तो पूरे विश्व पटल में, चाहे यूरोप हो, चाहे आप रशिया की बात करें, चाहे आप एशिया पैसिफिक की बात करें, एशिया रीजन की बात करें, हर जगह भारत का सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है। और यही है भारत की डिप्लोमेसी। और इसका असर देखा आपने शुरुआत में कैसे चीन जो है उसने डिसएंगेजमेंट पर हामी भर दी है। और अब देखिए जर्मनी का यहां पर आना, जर्मनी के शीर्ष नेतृत्व का यहां आना भारत की बढ़ती साख की ओर इशारा करता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बाद देश लौटे राजनयिक संजय वर्मा ने भारतीय छात्रों को कनाडा में खालिस्तानी प्रभाव से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कनाडा में भारतीय छात्रों को अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और खालिस्तानी आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के कट्टरपंथी बनाए जाने वाले प्रयासों से बचकर रहना चाहिए। तो केवल ऐसा नहीं कि आप शिकार हो जाएंगे, आपका ब्रेन वॉश भी हो सकता है, ये उनके द्वारा कहा गया है। वर्मा ने उन छात्रों के माता पिता से अनुरोध किया जिनके बच्चे कनाडा में रहते हैं कि वे अपने बच्चों से नियमित रूप से संपर्क में रहें, उनसे बात करें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें और उन्हें गलत निर्णय लेने से रोकें। तो एक तरीके से आप इसकी तार को जोड़ सकते हैं कि भाई इशारा किस ओर हो रहा है और वो माँ बाप से क्यों कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों से संपर्क साधें कि वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इस समय कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और उग्रवादियों से भारतीय समुदाय के लगभग 3,19,000 छात्रों को खतरा है। ये है बात, ये मेन स्टेटमेंट है संजय वर्मा की। उन्होंने बताया कि खालिस्तानी आतंकवादी और उग्रवादी भारतीय छात्रों को नौकरी का झांसा देकर अपने नापाक इरादों को पूरा करवाते हैं। खबर का रुख करते हैं। आने वाले 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं। सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं स्विंग स्टेट्स में ट्रंप कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो यह दूसरा मौका होगा जब वो व्हाइट हाउस में एंट्री करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ये चुनाव जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी। अमेरिका की इस सियासी जंग में भारत समेत दुनिया भर की नजरें बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में अगर अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार बनती है तो भारत को कई फायदे हो सकते हैं। ट्रंप सरकार बनते ही भारत को क्या कुछ फायदे होंगे, देखिए और समझिए हमारी एक खास रिपोर्ट के माध्यम से। 5 नवंबर मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि इस बार कांटे का मुकाबला है। तो अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेगा। मगर इतना तो तय है, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 का जादुई आंकड़ा पार करना बेहद जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बिना बहुमत के आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। हालांकि जीते कोई भी, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनती है तो भारत को काफी फायदा होगा। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है,
बल्कि भारत और अमेरिका के ट्रंप सरकार के दौरे के रिश्ते को देखते हुए कहा जा रहा है। ऐसे में ट्रंप अपनी सरकार बनाते हैं तो भारत को पहला फायदा यही होगा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। इससे भारत और अमेरिका के आपसी रिश्तों को मजबूती मिलेगी। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे रहे थे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया था, जिसके बाद फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए थे। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। बता दें, कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त भी बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर दोनों ही देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में तेजी आएगी। दूसरा ये फायदा होगा कि आर्थिक हितों से समझौता नहीं करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित है, जिनके चुनावी नतीजों के बावजूद समझौता होने की संभावना नहीं है। अमेरिका व्यापारी साझेदार होने के साथ साथ एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हमारा व्यापार सरप्लस है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने कई देशों के निवेश के लिए आकर्षित किया है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश भारत की आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ऐसे में इतने बड़े बाजार और व्यापार निवेश का मौका ट्रंप भी नहीं खोना चाहेंगे। वहीं वैश्विक वित्तीय सेवा समूह की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप नीतियों के कारण द्विपक्षीय व्यापार में ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही भारत को एक और फायदा होगा। बता दें, भारत चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार बनकर उभरेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ये भू राजनीतिक नजरिए से भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। वो चीन के एक साथ आक्रामक रुख अपना सकते हैं, जिससे भारत को फायदा मिलने की उम्मीद है। चीन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए ट्रंप भारत के साथ रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध बना सकते हैं। इससे भारत को न सिर्फ आर्थिक तौर पर फायदा होगा, बल्कि ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी अहम साबित होगा। साथ ही भारत में कच्चा तेल सस्ता हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर रख सकते हैं। इससे ऊर्जा कंपनियों को मनचाहे तरीके से काम करने की छूट मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आ सकती है, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। जो बाइडेन सरकार ने भारत के साथ भले ही रिश्तों को आगे बढ़ाया हो, लेकिन वो पड़ोसी देशों में काफी दखलंदाजी करते रहे। चाहे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, दोनों ही मामलों में अमेरिका की भूमिका संदेह के घेरे में रही है। ऐसे में ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो बाइडेन की इन्हीं नीतियों से हटकर फैसले ले सकते हैं, भारत को भी फायदा दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की जनता किसे सियासी डोर अपना राष्ट्रपति चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कैसे अमेरिकी चुनाव है और विश्व में तनाव है। उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भाई अमेरिका में जब चुनाव होता है, वहां पर कोई जीतता है तो उसका हस्तक्षेप दुनिया के कई देशों पर होता है। और यहाँ पर एक अच्छा अगर राष्ट्रपति हो, ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो, तो वो एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट राष्ट्रपति के रूप में, जिसकी एक अच्छी सोच है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे आप भारत की राष्ट्रवादी सोच नरेंद्र मोदी की सरकार की मानी जाती है, उससे कंपेयर किया जाता है। पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। फिर दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं, उनकी भी सोच ठीक है। एक सोचिए, एक हिंदू चेहरे के रूप में भी कह लीजिए या फिर इनको एक क्रिश्चियन चेहरे के रूप में कह लीजिए, फिर इंडियन चेहरे के रूप में कह लीजिए, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ दोनों में चुनना किसी को अभी फिलहाल के लिए मुश्किल